सिगरेट पीने की वजह से दमा होना या जिसे मेडिकल की टर्म में सीओपीडी कहते हैं, आज हम उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। ये वीडियो उन सब लोगों के लिए कंसर्निंग है और उन सब लोगों के लिए बनाई गई है कि जिनकी फैमिली में से कोई ना कोई स्मोक कर रहा है या वो पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में रहता है या किसी ऐसी फैक्ट्री में काम करता है जहाँ धुआं है। और वो खवातीन जो गाँव में रहती हैं जिनको आग जलाने के लिए लकड़ियाँ इस्तेमाल करनी पड़ती है, और मेरा ख्याल है कि शायद पंजाब या लाहौर में रहने वाले हर बंदे के लिए ये वीडियो है, क्योंकि जो स्मोक का लेवल है, मैं अगर डायरेक्ट स्मोक नहीं भी कर रहा तो ये पोल्यूशन मुझे कहीं न कहीं इफ़ेक्ट ज़रूर कर रही है। सबसे पहले अब बात करते हैं अलामात की। अलामात क्या होती हैं? खाँसी बहुत ज़्यादा होती है और उसके साथ बलगम की मिकदार बढ़ जाती है। इसके लिए मैं थोड़ा-सा चाहूँगा कि सीओपीडी की बेसिकली 2 बड़ी टाइप्स हैं। एक कहते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एक एम्फाइज़िमा। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, क्रोनिक का मतलब मसला पुराना हो गया है। ब्रोंकाइटिस का मतलब उसके अंदर साँस की नालियों में सोज़िश हो गई है, वो भी पुरानी है। ब्रोंकाइटिस में अमूमन मरीज़ को खाँसी होती है और बलगम या स्पुटम ज़्यादा हो जाता है। अगर ये मुसलसल चलता चला जाए तो इसे हम कहते हैं कि ये क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो गया। और एम्फाइज़ीमा में होता क्या है कि अंदर जिस्म के अंदर कुछ ऐसी तब्दीलियाँ आती हैं कि हवा की थैलियाँ सी बनना शुरू हो जाती हैं या वो बड़ी हो जाती हैं। वो अपने साँस को बाहर अच्छे से नहीं निकाल पाते, तो इसी वजह से वो अच्छा साँस ले भी नहीं पाते। तो ख़ैर ये भी एक टेक्निकल टर्म है और इसमें भी मरीज़ को तकरीबन मोर और लेस ऐसी ही अलामात आती हैं। होता क्या है कि जो भी बंदा सिगरेट पीता है, उसको एक आदत बनी होती है कि डॉक्टर साहब मैं सिगरेट पीता हूँ और सुबह-सुबह के टाइम मुझे अच्छी-सी कॉफ़ आती है और स्पूटम आता है, रेशा आता है, मैं निकाल लेता हूँ तो मेरी तबीयत बेहतर हो जाती है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि सीओपीडी के डायग्नोसिस में जो सबसे पहली अलामत है वो ये कि अगर आपको लगातार 2 महीने में इतनी कफ आए कि उसके साथ काफ़ी सारा स्पुटम या रेशा आए, जो कि मिल के टोटल 3 महीने का ड्यूरेशन बने, तो आपको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो गया, यानी सीओपीडी वाली अलामत होना शुरू हो गई। लेकिन वो बंदा तो इग्नोर करता है। वो कहता है डॉक्टर साहब सिगरेट पीने वाले को तो कफ होती है, सिगरेट पीने वाले को थोड़ा बहुत बलगम आता ही चला जाता है, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है। ये पहला साइन है जो हमने मिस कर दिया। इसके बाद क्या होता है? अलामात बढ़ती चली जाती हैं, साँस फूलना शुरू होता है। अमूमन जो सिगरेट पीते हैं, उनकी एज ज़्यादा होती है, एडल्टहुड में लोग शुरू करते हैं और ये प्रॉब्लम अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली को 20 एक साल के बाद जाके प्रॉब्लम ज़ाहिर होता है, तो इस वजह से अलामात भी रिलेटिवली ओल्डर पॉपुलेशन में होती है। तो लोगों को जब अलामात आती हैं साँस फूलने की, तो वो चलना कम शुरू कर देते हैं। जब हम पूछते हैं कि आपको साँस फूलता है, तो वो कहते हैं, "नहीं डॉक्टर साहब, उम्र भी नहीं रही।" यानी अब उम्र भी नहीं रही, इसका मतलब उसने अपने साँस का फूलने का एक और जस्टिफिकेशन बना ली। बलगम और खाँसी को उसने पहले इग्नोर कर दिया, साँस को उसने उम्र के साथ एट्रिब्यूट कर दिया, प्रॉब्लम बढ़ता चला जा रहा है, साँस खराब होता चला जा रहा है और जब वो बिल्कुल उस स्टेज पे आ जाता है कि जब साँस बैठे-बैठे फूलना शुरू हो जाए या थोड़ा-सा चलने से भी उसकी ऑक्सीजन ड्रॉप हो जाए, तब आके वो हॉस्पिटल में प्रेज़ेंट करते हैं और वो कहते हैं कि मुझे आज से पहले कोई मसला नहीं था। लेकिन जब आप रिट्रोस्पेक्टिवली यानी पीछे जाके सारी अलामात पूछते हैं तो पता चलेगा कि ये सारी अलामात उनको पहले से थी। अगर तो किसी को जो क्रोनिक स्मोकर है और उसको ये वाली अलामात हैं कि वो खाँसता है और बहुत लंबा खाँसता है, स्पुटम बार-बार आता है, वो अपने रिलेटिवली सेम काउंटर पार्ट के साथ अपनी एज फेलो से कम चलता है या चलते हुए उसका साँस फूलता है, तो आपने सोचना है कि उसको सीओपीडी हो सकती है। टेस्ट क्या किए जा सकते हैं? सबसे कॉमन लोग एक्स-रे खुद ब खुद भी करवा के आते हैं। येस, एक्स-रे इज़ अ गुड टूल जो बता देता है कि आप लंग्स के पार्ट अब थोड़ा-सा लंग खुल गया, ये बड़ा हो गया, फूला हुआ महसूस होता है। लेकिन इसके अलावा जो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट है, वो बेस्ट टेस्ट है। वो मैं हमेशा उस पे भी बात करता हूँ। मैं इसके ऊपर आई थिंक एक सेपरेट वीडियो भी बना दूँगा। उसमें एक मशीन में ब्लो करते हैं, साँस खींचते हैं, तो वो आपके ग्राफ बना के बताता है कि आपके साँस की नालियों में कितनी तंगी है और उसकी बेस पे डायग्नोज़ भी हो जाता है कि आपको सीओपीडी है या नहीं। नंबर 2 उसका ग्रेड क्या है और नंबर 3 डेफिनिटली वो गाइड करता है कि आपको उसकी किस हिसाब से दवाइयाँ देनी चाहिए। दवाइयों में क्या चीज़ें शामिल हैं? सबसे पहले क्विट स्मोकिंग। आई थिंक इस पे तो कोई और बात होनी ही नहीं चाहिए, स्मोकिंग छोड़ना सबसे पहला काम है। दूसरा जो है वो उसके लिए इन्हेलर्स, हम पॉइंट ऑफ केयर की हमेशा से बात करते हैं कि साँस का प्रॉब्लम है, मेडिसिन भी साँस में चाहिए, उसके लिए इन्हेलर्स अवेलेबल है। नंबर 3 नॉन फार्माकोलॉजिकल थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जिसके अंदर उसकी प्रॉपर डाइट, नंबर 4 उसके लिए खुसूसी एहतियात, नंबर 5 उसकी साँस की एक्सरसाइज़ेज़ एंड नंबर 6 उसके लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन और उसकी जो भी लंग को या डायफ्राम जो एक मसल्स होते हैं जो लंग को सपोर्ट करते हैं उसकी एक्सरसाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और आखिर में वैक्सीनेशन जो है वो किसी भी बंदे में जिसमें कोई भी क्रॉनिक अलामात हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि हर होने वाली इन्फेक्शन आपके लंग्स को मजीद डैमेज करती है। अगर आपके जानने वालों में से कोई भी बंदा इन अलामात के साथ सफर कर रहा है, अगर वो स्मोकर नहीं भी है, वो स्मोकर है नंबर 1, स्मोकर नहीं है लेकिन पैसिव स्मोकर है,
उसके साथ वाले लोग सिगरेट पीते हैं, वो पोल्यूटेड एरिया में रहता है, वो किसी ऐसी फैक्ट्री में काम करता है जहाँ एक्सपोज़र डस्ट का ज़्यादा है, या ख़वातीन जो घर में लकड़ियाँ जलाती हैं, अगर आप वो इन अलामात से सफ़र कर रहे हैं, तो आपको पल्मोनोलॉजिस्ट को ज़रूर विज़िट करना चाहिए, बिकॉज़ जितना ये प्रॉब्लम अर्ली डिटेक्ट हो जाए, हम उसको वहीं नेल कर सकते हैं, कम अलामात पे कंट्रोल कर सकते हैं। एक मुहावरा हमेशा मैं यूज़ करता हूँ, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन कंट्रोलेबल एंड क्यूरेबल। क्यूरेबल वो है जो बीमारी ख़त्म हो जाती है, कंट्रोलेबल ये कि मैं उसको मेडिसिन से रोक सकता हूँ। सो मेरे पास इस स्टेज पे आएँ कि मैं कम से कम आपको बहुत अर्ली स्टेज पे रोक पाऊँ। ये ना हो कि अलामात ज़्यादा हों और आपको साँस लेने में दुश्वारी हो और आप ऑक्सीजन पे जाके एंड अप हो। अपना ख़्याल रखें क्योंकि हर साँस कीमती है।